समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, आपके पास क्या एविडेंस हैं और किस एविडेंस के आधार पर समाजवादी पार्टी ये आरोप लगाती है कि जाति, पंथ, धर्म, मजहब देखकर माफियाओं पर कार्रवाई हो रही है? आप एविडेंस के साथ बताइए। देखिए, ये आपने भूमिका में बहुत अच्छा शब्द यूज किया है कि ये गुड माफिया, बैड माफिया को इन्होंने बल्कि सीधी भाषा में कहा जाए तो भाजपा द्वारा संरक्षित माफिया, इनका सजाती माफिया, और भाजपा के दल से बाहर का माफिया और दूसरे धर्म का माफिया का इन्होंने श्रेणीकरण कर दिया है। बड़ी लंबी लिस्ट देने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अतीक के मसले से जिस बेल्ट की बड़ी चर्चा हो रही है, ये उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है कि हर जिले में गैंगवार है और ऐसा नहीं है कि कोई एक माफिया ही है। और इनका सेलेक्टिव अप्रोच आप इसी से समझ लीजिए कि ठीक है, अतीक को जहाँ पहुँचाना था पहुँचा दिए आप, लेकिन विनीत सिंह के साथ फोटो खिंचा लेंगे तो वो निश्चित रूप से सर्वोदयी हो गए हैं, चूंकि उन्होंने ज़मीन कब्जा नहीं की है, भूदान आंदोलन से लिए हैं। चंदौली बनारस का सबसे बड़ा माफिया ब्रजेश सिंह है और उनको जो है सुरक्षा, जमानत पे बाहर है, सुरक्षा दी गई है, मुख्तार से खतरा है। वास्तविकता तो ये है कि ये कह रहे थे विधायक कौन बनाया। अरे भाई, ब्रजेश जी के घर परिवार के लोग विधायक भी हैं और आपने भाजपा को हरा के उनके परिवार के व्यक्ति को जिला परिषद अध्यक्ष बनवा दिया। अब ऐसे ये है कि उमाकांत रमाकांत जी जेल में जाएंगे, धनंजय जी क्रिकेट खेलेंगे, तो विजय मिश्रा भीतर रहेंगे, लेकिन इनके जो राजा भैया हैं वो तो सत्याग्रही। और तो और जिसपे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि भाई FIR क्यों नहीं हो रहा बृजभूषण शरण सिंह पे, जिसपे हमारी रेसलर बहनें जो भारत माता का नाम ये लेते हैं, इनको तो भारत माता का नाम लेने का नैतिक हक नहीं है, उन्होंने दुनिया में भारत का नाम कायम किया, उनका FIR नहीं हो रहा। और 11,000 करोड़, इनका अर्थशास्त्र बड़ा कमजोर है, चूंकि इनको पता ही नहीं कि 11,000 करोड़ में कितना शून्य होता होगा। लेकिन ये बता दें कि बृजभूषण सिंह उड़न खटोलवा लेके चलते हैं, वो कोई राज परिवार के नहीं है। मोदी जी वहीं जाके कहते थे नकल माफिया है, तो उनकी संपत्ति के लिए ईडी कब जाएगी, कब FIR कराएंगे? क्या भारत की उन बहनों से ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए आपका सजाती और आपके दल का सांसद? लेकिन क्या यही मुद्दा है आपके लिए भी निकाय के चुनाव में, गुड माफिया, बैड माफिया? नहीं, निकाय के चुनाव में तो स्थानीय और एक चीज तो महसूस करते होंगे ना कि जब सत्ता बदलती है तो प्राथमिकता भी बदलती है। हमारी तो प्राथमिकता कभी नहीं बदली। ये आपको बता दें कि जहां तक महानगर की राजनीति का सवाल है, जब नंबर 3 पे थे ये, बहन जी की सरकार थी, हम दूसरे पे थे, तीसरे पे थे, तब भी महानगर में राजनीति करते रहे, इनका इतिहास रहा। हम लोग तो गांव गरीब किसान हाशिए की लड़ाई लड़ते रहे, इसलिए जो जिला पंचायत है उस स्तर पे जो नगर पंचायत है वहाँ हम लीड लेते हैं। और ये चूंकि एसी के कमरे में बड़े व्यापारियों के से जुड़े हुए लोग रहे तो महानगर में केंद्रित रहते हैं। लेकिन अब मेगा सिटी में दिल्ली से विदाई जब से हुई है, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, कहीं नहीं ये बचे हैं। और निश्चित रूप से नगर के जागरूक लोग, ये लोकतंत्र की लड़ाई है, अभिव्यक्ति की आज़ादी की लड़ाई है, तो उसको बचाने के लिए इस बार निश्चित रूप से मुद्दे बदले हैं और अब महानगरों से भी इनकी विदाई होगी। आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का आज स्टेटमेंट आया गाजियाबाद से, उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार से कोई भी सवाल करो जवाब तमंचे से दिया जाता है। इसका क्या मतलब है? ये बड़ा अच्छा कहा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, चूंकि अब इसका मतलब क्या है? सरकार क्या आपको तमंचा दिखाती है हर बात पे? आप तो बहुत प्रबुद्ध पत्रकार, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक नया मतलब सिस्टम आया है कि जो स्टेट है, राज्य है, वो खुद माफिया बन गया है और वो लोकतांत्रिक विमर्श के बजाय तमंचे से मार देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, ठोक देंगे, जैसे अलोकतांत्रिक और गुंडे वाली भाषा बोलता। ये भारत का दुर्भाग्य है कि स्टेट माफिया पर वो बन कहते हैं कि माफिया जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में बताएंगे। नो कर्फ्यू, नो दंगा, मुख्यमंत्री जी का कहना है यूपी में सब चंगा। माफिया की भाषा बोलने के लिए गैंगवार माफिया करता है। आप स्टेट एक लोकतांत्रिक चयनित मुख्यमंत्री हैं, संत हैं, बताइए। और आपकी अगर ऐसी भाषा है तो आने वाली पीढ़ी या दुनिया में भारत के लोकतंत्र का कौन सा नजीर आप पेश कर रहे हैं, तो दुनिया देख रही है और पूरी दुनिया मतलब भारत के लोकतंत्र का मजाक उड़ा रही है। जी शुक्रिया आपका, सुरेंद्र राजपूत।